हेलो, वेलकम टू टेक इंस्टीट्यूट। आज के हम इस सेशन में सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि व्हाई वी यूज सॉलिड प्रिंसिपल्स, हम सॉलिड प्रिंसिपल का यूज क्यों करते हैं। एंड तीसरा एंड फाइनल, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सॉलिड प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल के एडवांटेज क्या क्या हैं उसे भी हम आज इस सेशन में देखेंगे। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि व्हाट इज सॉलिड प्रिंसिपल। Solid principles are a set of 5 design principles that were introduced by Robert C. Martin. Solid principle एक 5 design principle का सेट है जो रॉबर्ट सी मार्टिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका जो मेन पर्पस है सॉलिड का वो हम देखते हैं। The solid principles are the design principles that help us to solve most of software design problem. Solid principle एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। It help us to create more maintainable, flexible and scalable software. इसकी मदद से हम maintainable and flexible and scalable software बना सकते हैं। These principles are a guideline for designing and structuring software component and classes to make them easier to understand, easier to modify and easier to extend. Solid principle एक तरीके से गाइडलाइन है जो आप सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो चाहे क्लासेज हो उसको डिजाइन करने में या उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप फ्यूचर में उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसे आसानी से समझ सकते हैं, उसे आसानी से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो 5 डिजाइन प्रिंसिपल के कंसेप्ट है, सॉलिड का मतलब क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। पहला जो एस का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसे हम एसआरपी भी कहते हैं। ओ का मतलब हो गया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जिसे हम ओएसपी कहते हैं। एल का मतलब हो गया लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसे एलएसपी कहते हैं। आई का मतलब हो गया इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, जिसे आईएसपी कहते हैं। एंड लास्ट जो कैरेक्टर है डी, डी का मतलब हो गया डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल, जिसे हम डीआईपी भी कहते हैं। अब हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है क्या। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, this principle states that a class should have only one reason to change, meaning it should have only one responsibility. इस प्रिंसिपल का ये मतलब है कि एक क्लास को मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और उस क्लास में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ए क्लास शुड हैव वेल डिफाइंड पर्पस एंड नॉट टेक ऑन मल्टीपल अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका ये मतलब हुआ कि उस क्लास को बनाने का एक पर्पस होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए उस क्लास में। अगर आप एक क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ना कि अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल सजेस्ट दैट सॉफ्टवेयर एंटिटी, क्लासेज, मॉड्यूल, फंक्शन शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एंटिटी, चाहे क्लास हो, मॉड्यूल हो, फंक्शन हो, वो एक्सटेंशन के लिए ओपन हो पर मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज रहे। वो आप इस तरीके से क्लास बनाएं या कोई मॉड्यूल बनाएं जिससे आप बाद में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं पर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। दूसरे शब्दों में समझें कि यू शुड बी एबल टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी और बिहेवियर टू योर सॉफ्टवेयर विदाउट अल्टरिंग एग्जिस्टिंग कोड। इसका ये मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग कोड में बिना मॉडिफाई या चेंज किए हुए आप नई फंक्शनैलिटी और बिहेवियर को ऐड कर सकते हैं। ये आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को समझते हैं। It was introduced by Barbara Liskov in 1987 and defines a concept related to inheritance. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास should be able to replace an object of parent class without modifying the behavior of parent class. इसका ये मतलब हुआ कि आप पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर रिप्लेस करते हैं तो पेरेंट क्लास के बिहेवियर चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का कहने का मतलब है। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इट मींस व्हेन वी हैव ए बेस क्लास और चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप दैट इज इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, देन if we can successfully replace the object of parent class with the object of child class without affecting the behavior of base class, then it is said to be Liskov substitution principle. हमने वही बात कहा कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, कि उसके जो पेरेंट क्लास के बिहेवियर हैं, जो फंक्शनैलिटी है, उस पर कोई इफेक्ट ना हो, उसकी बिहेवियर चेंज ना हो। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। Interface segregation principle suggests that class should not be forced to implement any methods they don't use. Rather than one large interface, numerous little interfaces are preferred based on group of method with each interface serving one submodule. इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी भी क्लास को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको उस इंटरफेस के हर मेथड को इम्प्लीमेंट करना है,
जो आप यूज भी नहीं करना चाहते। इसलिए एक बड़े इंटरफेस बनाने के बजाय आप कई छोटे इंटरफेस बना सकते हैं, जिसे आप उसे सब मॉड्यूल भी कह सकते हैं और उसमें उसी से रिलेटेड फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। एक तरीके से आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरफेस होना चाहिए कि एज पर द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड लाइक क्लासेज, interfaces also should have a single responsibility. This means we should not force any class to implement any method which they don't require. इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से क्लास में एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी तरीके से इंटरफेस में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस इंटरफेस का एक पर्पस होना चाहिए। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का कहने का ये मतलब है कि क्लास शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड्स दे डोंट यूज। अगर वो उस मेथड को यूज नहीं करना चाहता है तो वो उसे इम्प्लीमेंट ना करे, आप इस तरीके से इंटरफेस बनाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल क्या कहता है। Dependency inversion principle suggests that high-level classes should not depend on the low-level classes, but both depend on abstraction. इसका ये मतलब है कि जो हाई लेवल क्लासेज हैं चाहे लो लेवल क्लासेज हैं, दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि DIP डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल इनकरेज ए डिपेंडेंसी इन्वर्सन वेयर हाई लेवल मॉड्यूल डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन एंड लो लेवल मॉड्यूल इम्प्लीमेंट दोज एब्स्ट्रैक्शन। दिस इन्वर्सन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइटली कपलिंग योर कोड बेस। इसका ये मतलब हुआ कि डिपेंडेंसी इन्वर्सन जो प्रिंसिपल है, एक डिपेंडेंसी इन्वर्सन को बढ़ावा देता है, जहां हाई लेवल मॉड्यूल एब्स्ट्रैक्शन पर निर्भर करता है और लो लेवल उस एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। दिस इन्वर्सन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टाइटली कपलिंग योर कोड बेस। ये डिपेंडेंसी इन्वर्सन आपके टाइटली कपल कोड को रिमूव करता है या रिड्यूस करता है। एक दूसरे से डिपेंडेंट होने के बजाय ये एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड रहेगा। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि वाई वी यूज सॉलिड प्रिंसिपल एंड इट्स एडवांटेज। दिस सॉलिड प्रिंसिपल आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द डिजाइन, मेंटेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉलिड प्रिंसिपल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के क्वालिटी या मेंटेनेबिलिटी या डिजाइन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है आपको। अब हम उसके मेन एडवांटेज देखते हैं। पहला जो है मेंटेनेबिलिटी। सॉलिड प्रिंसिपल्स प्रमोट्स कोड दैट इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। दिस मेक इट मोर स्ट्रेटफॉरवर्ड टू मेंटेन एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। व्हेन कोड फॉलो दिस प्रिंसिपल, इट्स लेस लाइकली टू बिकम ए कोड मेस। इसका ये मतलब हुआ कि सॉलिड प्रिंसिपल ऐसे कोड को बढ़ावा देता है जो आप आसानी से मॉडिफाई और समझ सकते हैं उसको बाद में, और इससे समय के साथ सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना और अपडेट करना अधिक आसान हो जाता है कि जब कोड इन प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो कोड गड़बड़ होने की संभावना कम होती है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। सॉलिड प्रिंसिपल हेल्प्स डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल। इसका ये मतलब हुआ कि सॉलिड प्रिंसिपल ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में मदद करते हैं जो अधिक फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल है। दिस मीन्स यू कैन ऐड न्यू फीचर एंड कंपोनेंट टू द सिस्टम विदाउट हैविंग ए रीराइट एग्जिस्टिंग कोड। इसका ये मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग कोड को दोबारा लिखे बिना सिस्टम में नया कंपोनेंट या फीचर ऐड कर सकते हैं। इट्स इजियर टू अडेप्ट टू चेंजिंग द रिक्वायरमेंट। सॉलिड प्रिंसिपल के हेल्प से चेंजिंग रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, रीयूजेबिलिटी। कोड दैट फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल is more modular and self-contained. This make it easier to reuse component in different part of application or in other project. कि सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला कोड अधिक मॉड्यूलर और आत्मनिर्भर होता है, मतलब सेल्फ कंटेंट होता है। एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं, साथ में आप इसे किसी अदर प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट। कोड की रीयूजेबिलिटी से आप डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट को काफी कम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं, टेस्टिंग। सॉलिड प्रिंसिपल मेक कोड मोर टेस्टेबल। वेल स्ट्रक्चर्ड कोड विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरफेसेज आर इजियर टू राइट यूनिट टेस्ट फॉर। इसका ये मतलब है कि सॉलिड प्रिंसिपल कोड को मोर टेस्टेबल बनाता है और क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरफेस के साथ अच्छी तरह से आप यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एडवांटेज को हमने देखा। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को डिटेल्स में सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में कैसे उसका यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉलिड प्रिंसिपल समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।